वेलकम मित्रों, स्टडी विद शरण आईएएस की मॉडर्न इंडिया की क्लास में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। मेरा पहला क्लास है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। मैंने बोला था कि इसकी शुरुआत करेंगे और ये कोई भी एग्जाम हो इसमें से मेजर पोर्शन होता है, हिस्ट्री का मेजर पोर्शन। और हिस्ट्री जो होती है एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, इसमें अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान चलिए कि 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन केवल मॉडर्न से आते हैं और बाकी क्वेश्चन मिडवल और एंशिएंट से आते हैं। तो मॉडर्न इंडिया चाहे मेंस हो, आईएएस मेंस हो, आईएएस प्री हो, पीसीएस मेंस हो, पीसीएस प्री हो, या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग, रेलवे हो, जीएस जहाँ भी आता है, पेट हो, तो जीएस जहाँ भी आता है वहाँ पर मॉडर्न इंडिया आपको बहुत ही उपयोगी रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास शुरू की है। अगर मेंस आपको देना तब भी, क्योंकि फर्स्ट पेपर में इसका पोर्शन है और ये वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, जीएस फर्स्ट पेपर में 200 नंबर का होता है, हम जानते हैं। और इसके अलावा मॉडर्न इंडिया ये हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। हम मॉडर्न इंडिया शुरू करने के पहले एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं या एक जनरल आइडिया जो लोगों के मन में रहती है कि जैसे अंग्रेज़ों की भारत विजय एक पुनर्वेक्षण, ये रिव्यू है। मतलब अंग्रेज़ों की भारत विजय जो हुई है उसमें शुरुआत में कौन सी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से विजय कर पाया, या उत्तर दक्षिण भारत का त्रिकोणीय संघर्ष उसमें कितना योगदान दिया, सफलता के लिए उत्तरदायी कौन कौन से तत्व थे उसके। अंग्रेज़ों की विजय सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बार बार इसको विद्वानों में विवाद का विषय है कि ये अंग्रेज़ों की भारत विजय जो थी दैवयोगिक थी या योजनाबद्ध थी। इसके बाद भारत में अंग्रेजी राज जो था वो भारत के लिए वरदान है या अभिशाप। तो एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर हम क्लास में बताएंगे और इसको हम एनालिसिस करेंगे जब, तब आप आगे मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे तो उसको थोड़ी सी अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं परिचय। परिचय में अंग्रेज़ों की भारत विजय, हम जानते हैं कि मुग़लों का पतन जब होता है उसके बाद ही मुग़ल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद मुग़ल साम्राज्य, हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी, 1600 में, और एक व्यापारिक कंपनी थी। और 1707 में जब मुग़ल साम्राज्य, ये औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे भरभराने लगता है, ढहने लगता है। और लेकिन इस ढहने से ज़्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, मुग़लों ने भले ही कैसा भी शासन किया हो, अच्छा शासन था, बुरा शासन था, इस पर हम अभी नहीं जाते हैं, आगे जब मिडवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका ठीक से विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीयता की कोई भावना ऐसी नहीं जगी लोगों में, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था लोगों में, राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। ये कहीं नहीं था कि हम एक देश के नागरिक हैं या एक देश के, पूरा देश एक देश के नागरिक हैं। दूसरा, विलासी सामंत या सामंतवाद की जो प्रथा थी, या सामंत जो छोटे छोटे राजा थे, इन राजाओं में जो भी थे उस समय युद्धों में इन लोगों ने शुरुआती आपस में लड़ते हुए, मुग़ल साम्राज्य से लड़ते हुए, उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को जब कमज़ोर किया, कमज़ोर करने के बाद क्षेत्रीयता की भावना और प्रबल हुई। और इन दोनों चीज़ों ने अंग्रेज़ों को भारत में पैर जमाने में बहुत मदद की। अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहला है उत्तर तथा दक्षिण भारत का त्रिकोणीय संघर्ष। पहले उत्तर भारत का देखते हैं। उत्तर भारत में कौन संघर्ष होता है पोस्ट मुग़ल समय में? उत्तर भारत में पहला तो अगर हम देखें तो मुग़ल, अफ़गान और प्लस मराठे, ये संघर्ष होता। हम जानते हैं कि 1739 में नादिर शाह जब आया तो उसने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, कत्लेआम किया, लूटा खसोटा और बुरी तरह से जर्जर लुहलुहान मुग़ल साम्राज्य को छोड़कर चला गया। उस समय अफ़गानिस्तान की या अफ़गानों की परिस्थितियाँ, उनके गृह राज्य की परिस्थितियाँ इतनी ऐसी थीं कि उनको वापस जाना पड़ा। अब
वहाँ पर जो मुग़ल साम्राज्य में जो शासक बनने वाले थे, अब परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि जो शासक था वो बनने के लिए अब खुद नहीं सक्षम था। वो सामंत जो है कठपुतली की तरह उनको बैठाते थे और उनको उतारते थे, उनको मारते थे। ये स्थितियाँ बन चुकी थी। इतना षड्यंत्रकारी उस साम्राज्य हो चुका था, इतना भ्रम की स्थिति थी कि कोई भी आता तो वो इसको आराम से जीत कर चला जाता, कोई भी था, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे विरोधाभासी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं। अब यहाँ हम देखते हैं मुग़ल, अफ़गान और मराठे। नादिर शाह तो चला गया, इसके बाद अफ़गान कौन आया? अहमद शाह अब्दाली। अब दिल्ली पर हमने बताया कि शासक तो महत्वपूर्ण रहने गया, सामंत महत्वपूर्ण हो गए। सामंत संधि करते थे, उन्होंने मराठों से संधि की दिल्ली ने। और मुग़लों पर जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ तो बेसिकली दिल्ली पर जो आक्रमण हुआ वो महाराष्ट्र के जो पुणे पर आक्रमण ना हो करके, कहाँ का आक्रमण था वो सॉरी दिल्ली पर आक्रमण ना हो करके वो पुणे पर आक्रमण था, क्योंकि वो मराठों के संरक्षण में था। मुग़ल जो है मराठों के संरक्षण में। मुग़ल जो है मराठों के संरक्षण में थे। अब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इस पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे बुरी तरह हारते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीतता है। इस जीत में अहमद शाह अब्दाली जो जीतता है, ये यहाँ पर साम्राज्य अपना स्थापित करता, लेकिन इसे अपने गृह राज्य वापस जाना पड़ा। और वापस जाने के बाद परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मराठे यहाँ धराशायी थे, मुग़ल हताश थे, निष्क्रिय, अकर्मण्य और जो भी कह लीजिए सब थे। तो मुग़ल हताश थे, निष्क्रिय थे, अकर्मण्य थे। मराठे धराशायी हो गए पानीपत के तृतीय युद्ध में। अहमद शाह अब्दाली चला गया। अब सोच लीजिए दिल्ली का क्या हाल था। जिसने जीता वो तो चला गया, जो हारा वो पस्त था, उसकी हिम्मत नहीं थी, उसकी कमर टूट गई थी, उठ नहीं सकता था वो। और जिसको हराया वो भी इतना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी सहायता से वो लड़ाई लड़ा वो इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि उसके पास हिम्मत ही नहीं बची कि उत्तर भारत की तरफ पुनः वो रुख कर सके। इन परिस्थितियों ने इसी पर पर्सिवल स्पीयर ने कहा है कि ये एक तरह से पड़ी हुई जागीर थी हिंदुस्तान, जो अंग्रेज़ों को मिल गई। पड़ी हुई जागीर थी जो अंग्रेज़ों को मिल गई, इसी बात पर उन्होंने कहा। यहाँ पर ये परिस्थितियाँ दिखती हैं। उसके बाद दूसरा जो त्रिकोणीय संघर्ष था यहाँ उत्तर भारत, यहाँ इसमें जो है, अब यहाँ पर जो राजपूत थे, जब युद्ध हुआ तो राजपूत, रुहेला सरदार, अवध के नवाब, इनकी भूमिका गौड़ थी। इनकी भूमिका गौड़ थी अवध के नवाब ने। तो अब जब इनकी भूमिका गौड़ थी, ये तीन हट गए रास्ते से, बची कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो निरंतर आगे बढ़ रही थी। दक्षिण में जो त्रिकोणीय संघर्ष होता है उसमें मराठे, निजाम और मैसूर। दक्षिण का त्रिकोणीय संघर्ष है मराठे, निजाम और मैसूर। और इसके अलावा जो कंपनियां थीं, अब पहले कंपनी को हम देख लेते हैं। कंपनी जो आई शुरू में, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी,
ए आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों को, इनको डचों ने भारत, श्रीलंका तथा मसाला द्वीपों से बाहर कर दिया। इसने जो है, डचों ने भारत, श्रीलंका तथा मसाला द्वीपों से पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। एक प्रतिद्वंदी तो गया, बच्चे कितने? मसाला द्वीप यहां मतलब इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मसाला द्वीप मतलब इंडोनेशिया, यानी पुर्तगाली हो गए बाहर। 4 थे, पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे पहले बाहर हो गए, बचे 3। अब डच जो थे, मसाला द्वीप, भारत, डच का फोकस जो था, डच, मसाला द्वीप यानी इंडोनेशिया प्लस भारत, दोनों फोकस कर रहे थे। लेकिन जब उनको दोनों पर फोकस करना संभव नहीं हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों की वजह से, तो क्या हुआ, इन्होंने फोकस कहाँ बढ़ा दिया? मसाला द्वीपों पर फोकस बढ़ा दिया और भारत से हट गए। डचों ने मसाला द्वीप फोकस बढ़ाया, भारत से हट गए। अब जब भारत से हट गए तो कौन बचे? 2, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए। तो इसमें कौन विजयी हुए? अंग्रेज, अंग्रेज विजयी हुए। अब देखिए, एक तो उत्तर भारत के त्रिकोणीय संघर्ष में अफगान चले गए, मुगल धराशायी थे, मराठों की कमर टूट गई थी। उत्तर भारत लुहुआ-लुहान और जर्जर पड़ा हुआ था। दक्षिण भारत में जो था वो कौन बचा? यहाँ पे अंग्रेज। लास्ट में पहले पुर्तगाली आए, डचों ने इनको निकाला। डच स्वयं मसाला द्वीप और भारत पर अपना फोकस नहीं कर पाए, तो उनको मसाला द्वीपों पर फोकस करना पड़ा, भारत छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर उनके हाथ से मसाला द्वीप भी निकल जाता, भारत भी निकल जाता। उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी आए, अंग्रेज और फ्रांसीसी बचे। 3 कर्नाटक युद्ध, उसमें जो है अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेज बचे। अब भारत पे शासन कौन करेगा? अंग्रेज, कोई है ही नहीं है। यहाँ जो दक्षिण भारत में 3 से शक्तियाँ और थीं जो बाद में हुई, मराठा, निजाम प्लस मैसूर। ये निरंतर युद्धों में आपस में शक्ति जाया करते रहे। बाद में जब मराठा संभले कुछ और निजाम और मैसूर, ये तीनों आपस में युद्ध करते रहे और अंग्रेज़ों ने इन तीनों का लाभ उठाया। बार बार इनसे उनसे संधि करके उसने, बाद में जब हम मैसूर मराठा पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे किस तरह से उन्होंने संधियाँ की, मराठों से की, मैसूर के निजाम से की, मैसूर से की, और धीरे धीरे उन्होंने तीनों को अपने रास्ते से हटाया और संपूर्ण साम्राज्य पर कब्जा करने में सफल हो गए। ये रही त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात। इसके बाद आती है बात सफलता के लिए उत्तरदायी तत्व क्या थे, कौन से ऐसे तत्व थे जिसने अंग्रेज़ों को भारत में सफल बनाया। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले अत्याधुनिक तकनीक। हम जानते हैं कि भौतिक उन्नति, भौतिक सामाजिक हर क्षेत्र में ये पूरे विश्व से कहीं आगे थे। उस समय जो वहाँ का पदाति बंदूकची था, पैदल जो बंदूक चलाता था, उसके पास इतनी क्षमता होती थी बंदूकची के पास कि वो भारतीय बंदूकचियों से 3 गुना तेज़ी से वो बंदूक चला सकता था। उनकी बंदूक एडवांस होती थी और भारतीय तब तक जो है, जब तक वो उसके पास ही नहीं पहुँच पाते थे, उसके पहले वो मार देता था। दूसरा कड़ा अनुशासन था। अनुशासन मतलब है कि उनकी पर्याप्त और प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी। भारत की सेना क्या थी? भारत की सेना एक कह सकते हैं उस समय लोगों के बीच से चुनी जाती थी, उसका कोई प्रशिक्षण नहीं होता था। उनको जो है बाद में हैदर अली जैसे कुछ और रणजीत सिंह जैसे लोगों ने अपने सेना को ट्रेन करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक वो व्यापक व्यवस्था नहीं बनी हुई थी और वो स्वयं ही एक तरह से ट्रेन कर होते थे। उनके पास जो संसाधन होते थे उसी के अनुसार उनको वेतन मिलता था। अब
और अंग्रेज़ों की सेना पूर्ण रूप से व्यावसायिक होती थी, ट्रेंड होती थी, प्रोफेशनल होती थी। तो ये बहुत अंतर था। यहाँ पर जब ज़रूरत पड़ने पर भारतीय सेना भाग भी जाती थी, कोई रुकने वाला नहीं था वहाँ, लेकिन अंत तक डट के लड़ना है। जैसे आज सेना पर आज की स्थितियाँ जो हैं, वहाँ पर अभी बॉर्डर पर लड़ाई होती है तो वापस नहीं आना है, तो वो डेडिकेशन उनके अंदर रहता था। इसलिए मुट्ठी भर प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, मुट्ठी भर लोग अंग्रेज सैनिक थे, और अगर चाहते भारतीय सैनिक जो जितनी मात्रा में थे उससे कई प्लासी के युद्ध को कई बार जीता जा सकता था। एक बार नहीं, कई बार जीत सकते थे। क्लाइव जैसे लोगों को, अगर मीर जाफ़र जैसा गद्दार ना होता या सिराजुद्दौला थोड़ा सफल, थोड़ा अच्छा सेनापति होता, तो उसके पास इतने संसाधन अच्छे होते तो प्लासी जैसे युद्ध को 10 बार जीत सकता था उस सेना से। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो सेना षड्यंत्र का शिकार हुई, उसके पास संसाधन नहीं थे, ठीक से लड़ नहीं पाई। मीर मदान के नेतृत्व में थोड़ी सी अग्रिम टुकड़ी उनकी लड़ी थी, वो भी अपने साहस के बल पे, उनके पास संसाधन उतने नहीं थे और नहीं था, तो थोड़ी देर उसके बाद भी ये काफ़ी देर तक टिके रहे। तब अंदाज लगा सकते हैं कि क्या स्थितियाँ थीं। क्लाइव मुट्ठी भर सैनिकों के साथ पूरे किला को, पूरे युद्ध को फतह किया और भारत को फतह किया एक तरह से। जान लीजिए प्लासी का युद्ध ऐसे नहीं प्लासी का युद्ध है, प्लासी के युद्ध ने वो रास्ता, दरवाज़ा खोला, वो डोर खोला जिसने असीम धन, असीम साम्राज्य, एक बृहद साम्राज्य, एक असीम जो दरवाज़ा बंद था, लोहे का दरवाज़ा अब नहीं रह गया था, उसमें जंग लग चुका था, उस दरवाजे को क्लाइव ने तोड़ा। और उससे जब उसने प्रवेश किया, देखा कि यहाँ तो लूटना भी आसान है, खसोटना भी आसान है, किसी को पीटना भी आसान है, शोषण भी करना भी, सब कुछ यहाँ उसके लिए सब कुछ एकदम इजी हैंड था। तो इस तरह हम देखते हैं कि सफलता के लिए जो स्थितियाँ थी। तीसरा जो है, इनके योग्य जनरल थे, योग्य सैन्य कमांडर। योग्य सैन्य कमांडर मतलब हुआ कि यहाँ पर इनके योग्य सैन्य कमांडर, जैसे क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग्स था, ब्लेजली था, मनरो था, बक्सर जिसने जीता था, एल्फिंस्टन था। तो इस तरह से इसके पास अग्रिम श्रेणी के बहुत योग्य कमांडर थे, जो भारत में माधवराव सिंधिया, रणजीत सिंह, हैदर अली, मतलब कुछ गिने चुने लोग थे। और इसमें ये था कि वहाँ पर एक राज्य, एक देश के लिए वो लड़ते थे, अपने लिए नहीं लड़ते थे। यहाँ पर अपने लिए लड़ते थे, सैन्य वीरता अपनी थी, अपने राज्य के लिए थी, और ज़रूरत पड़ने पर आपस में भी लड़ते थे। वहाँ सारे के सारे केवल ब्रिटेन के लिए लड़ते थे, अंग्रेज के लिए, अंग्रेजी साम्राज्य के लिए लड़ते थे। इसमें बहुत बड़ा अंतर था। और इसने यूनिटी को तोड़ दिया। यूनिटी थी ही नहीं ना, चूँकि हमने पहले बता दिया कि मुग़ल साम्राज्य ने राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न नहीं किया था। तो जो राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं थी, तो आपस में लड़ना जरूरी था। हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र, हर पूरे देश में पता नहीं कितने राज्य थे जिनके सैनिकों की निष्ठा अपने राज्य के प्रति थी, वहाँ के शासक की निष्ठा अपने उस क्षेत्र के प्रति थी, और उसी को बढ़ाने के प्रयास में रहते थे, और उसकी सीना जहाँ लगती थी वहाँ युद्ध करते थे। तो योग्य कमांडरों का, योग्य सैन्य कमांडर यहाँ थे। और यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के भी सैन्य कमांडर बहुत अच्छे थे, जबकि भारत के पास द्वितीय श्रेणी के कमांडर की उपलब्धता नहीं थी। कोई इस लायक कमांडर नहीं था जो सलाह दे सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय राजाओं की वैमनस्यता, अभी जो हमने बताया, इनके अंदर जो वैमनस्यता थी वो बहुत अच्छे दर्जे की थी। ये आपस में इतनी बुरी तरह लड़ते थे, अंग्रेज़ों से उतनी सशक्ता से नहीं लड़ते थे जितना आपस में लड़ते थे। और इनका युद्ध में मारा जाना, हम जानते हैं कि राजपूतों के समय में बहुत मान सम्मान की बात मानी जाती थी, आपस में लड़के मर जाना, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना एकदम नहीं थी। इसी तरह से ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां थीं जिसने अंग्रेज़ों को भारत में पनपने में अवसर प्रदान किया। इसके बाद अंग्रेज़ों की विजय दैवयोगिक थी। अगला है चौथा पॉइंट, दैवयोगिक थी या योजनाबद्ध। यहाँ हम देखते हैं कि दैवयोगिक के कुछ, जैसे सीले जैसे लोगों ने कहा है, जॉन सीले जैसे लोगों ने कहा है कि ये युद्ध अन्यमनस्कता में जीत लिया गया, भारत अन्यमनस्कता में जीता गया। और दूसरा जो मत है वो मत है कि ये ब्रिटेन जो कंपनी आई थी वो प्रॉपर तरीके से प्लान करके आई थी कि वो वहाँ जा कर के
इसको धीरे धीरे साम्राज्य में परिवर्तित करना है। और ये दूसरा जो पहला जो मत है वो था कि जानसीले जैसे मत जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि अन्यमनस्कता में जीत लिया। जैसा मैंने पहले बताया कि लोहालवान धराशायी पड़ा था, तो उस धराशायी साम्राज्य को, जागीर को ऐसे ही पर्सिवल स्पीयर ने जैसे कहा है कि ये गिरी हुई जागीर की तरह अंग्रेज़ों को मिल गई। भारत की जागीर गिरी हुई थी या पड़ी हुई जागीर थी जो अंग्रेज़ों को मिल गई। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जैसे जो भारतीय साम्राज्य था वो उस समय की स्थिति के अनुसार जो ब्रिटेन आए तो वहाँ की परिस्थितियाँ भारत की, उन्होंने वाणिज्य व्यापार किया। 1600 में स्थितियाँ 1600 में स्थापित हुई और प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, यानी जो शुरुआत हुई वो 1757 में युद्ध हुआ। अब ये 157 वर्ष की स्थितियाँ ये अभी व्यापार ही करते रहे। व्यापार करने का मतलब ये है कि ये व्यापार करते रहे, अभी इनके दिमाग में ये चीज़ नहीं थी। लेकिन भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं, भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ, भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थीं? भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने, छोटे छोटे राज्य थे, आपस में लड़ते थे, वैमनस्यता थी, कहीं पर कोई समस्या थी, कहीं पर कोई समस्या थी। अंग्रेज इतने बड़े साम्राज्य से आए थे, वो गाहे बगाहे अंग्रेज़ों की सहायता लेने से नहीं हिचकते थे। अंग्रेज़ों ने जब उनके अंदर जाकर देखा तो देखा कि यहाँ पर तो हस्तक्षेप करना बहुत आसान है और जो ये राजा करते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। और उन्होंने जो है 1757 से बंगाल से ये प्रारंभ कर दिया। पहले उन्होंने ट्राई किया दक्षिण में, वहाँ असफल रहे, तो बंगाल में जब इन्होंने खोजा, उस भारत के दरवाजे की चाबी जो दक्षिण में डुप्ले खोज रहा था वो असफल रहा, लेकिन क्लाइव ने उसी को बंगाल में खोजने की प्रयास किया, तो बंगाल में उसने बंगाल से प्रारंभ किया। बंगाल से इन्होंने युद्ध कर बंगाल से प्रारंभ किया इन्होंने। 1757 इन 157 वर्षों में, इन 157 वर्षों में अगर प्लांट करके आए होते तो ऐसा तो नहीं था कि 157 वर्ष लगते, क्योंकि उनके पास पूरा साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, संसाधन थे, भौतिक रूप से संपन्न थे, सारी ताकत तो झोंक देते। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ही सर्वोपरि थी अभी, उसने जो है। लेकिन जब यहाँ पर इन्होंने देखा कि परिस्थितियाँ भारत में बहुत ही आसान हैं, यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने की परिस्थितियाँ बहुत आसान हैं, यहीं पर नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हो गए वहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने की परिस्थितियाँ, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे वहाँ पर, तीसरे विश्व के जो देश थे वहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत ही उनके अनुकूल थीं और वहाँ पर उनको कब्जा करना बहुत आसान था। तो उन्होंने ये व्यापार के साथ अगर देखा, उन्होंने जो हम व्यापार कर रहे हैं ये तो मेरा बोनस है एक तरह से, इसके साथ मैं व्यापार से कई गुना 10, 20, 50 गुना, 100 गुना ज़्यादा भी यहाँ से ले जा सकता हूँ। और उन्हीं परिस्थितियों ने यहाँ पर प्रेरित किया उनको कि साम्राज्य के निर्माण में की तरफ वो अग्रसर हों। और योजनाबद्ध अगर देखा जाए तो योजनाबद्ध हो सकता हुआ हो, लेकिन 100 साल बाद जब उन्होंने देखा परिस्थितियाँ तो उन्होंने योजना के अनुसार कार्य करना शुरू किया। फिर राज्यों में जैसे हम देखते हैं कि सहायक संधि की नीति आई, उत्तराधिकार की नीति आई, या तमाम सारी नीतियों के द्वारा उन्होंने विलय करना प्रारंभ किया। तो योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने सारी स्थितियाँ शुरू की। लेकिन प्रारंभ में वो व्यापार वाणिज्य करते थे और वहाँ के लाभ से ही वो खुश रहते थे। और प्रारंभिक हम जानते हैं अंग्रेज़ों का व्यापार भारत के लिए लाभदायक था, भारत का व्यापार प्लस में था, निगेटिव नहीं था। यानी यहाँ का निर्यात ज़्यादा था, आयात नॉमिनल था, क्योंकि यहाँ के कपड़े, मसाले, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ की, बहुत शीरा बारूद बनाने में यूज होता था, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जाती थी, वो बहुत ही उपयोगी थी। अब अगला देखते हैं, भारत में अंग्रेजी राज वरदान या अभिशाप। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए हैं तो उसमें बाल विवाह, सती प्रथा, समाज की जड़ता, लोगों में स्थिरता थी, स्टैटिक एक एनवायरनमेंट था, गतिशीलता की कमी थी, सामाजिक धार्मिक संस्कारों में लोग जकड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर वो थी। अंग्रेज़ों के आने के बाद जो मॉडर्न इंडिया का एक जो पैटर्न है वो शुरू हुआ। लेकिन अगर ये प्रोसेस अंग्रेज़ ना आए होते, मान लिया भाई अंग्रेज़ ना आए होते, तो ये परिस्थितियाँ बहुत दिनों तक
नहीं रहने वाली थी, हमें नहीं लगता कि बहुत दिन तक रहती, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन चल रही थी, ट्रांजिशन फेज चल रहा था। उस ट्रांजिशन फेज में कोई न कोई ऐसा होता, टीपू सुल्तान को हम देखते हैं वो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा था, ऐसे कोई शासक निश्चित तौर पर कोई न कोई ऐसा होता ज़रूर जो भारत को मॉडर्न इंडिया को एक वैज्ञानिक युग की तरफ अग्रसर करता। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे औद्योगिकरण करके, या कह सकते हैं कि इसका इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, भारत को औद्योग पनपने में इसको केवल कच्चे माल का हब बना दिया, कच्चे माल के लिए। और भारत का जो पूंजी थी, जो अधिशेष होता था, उसको उन्होंने अपनी तरफ ट्रांसफ़र किया। अधिशेष जो होता था, कच्चा माल यहाँ से ले आते थे और फिर उन्होंने वो अपना बना माल लाभ के लिए भारतीय बाज़ारों में इन्होंने फैला दिया पूरा। अब पूरे देश में रेल लाइनें इसीलिए बिछाई गई कि भारतीय कच्चे माल को ब्रिटेन भेजा जा सके और ब्रिटेन के विनिर्मित माल को भारत के कोने कोने गांव-गांव पहुंचाया जा सके, जिससे भारत कंपनी के लाभ को, देश के लाभ को, ब्रिटेन के लाभ को खूब बढ़ाया जा सके। लेकिन इसी ट्रेन का उपयोग बाद में क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को जोड़ने में, भारत की राष्ट्रीयता के विकास में, भारत में राजनीतिक माहौल के डेवलपमेंट में, राजनेताओं के डेवलपमेंट में, इन सब ने बहुत बड़ा सहयोग किया इस ट्रेनों ने। इसी तरह से भारत के औद्योगिकरण पर इन्होंने रोक लगाई और बाद में जब औद्योगिक घराने आए तो ब्रिटेन से लगातार संपर्कों के कारण उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उद्योगों को खुद अपने दम पर बनाने में सहायता की, क्योंकि वहाँ की तकनीक के द्वारा उन्होंने ये लिया कि बैंकिंग व्यवस्था कैसे चलनी है, उद्योगों की व्यवस्था कैसे चलनी है, सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से ली। तो इस तरह से अगर वहाँ आधुनिक भारत, अगर कोई कहे कि ये अंग्रेज़ों की संतति है, तो ये अगर है भी तो माना जा सकता है कि अनैच्छिक संतति थी। अंग्रेज कभी नहीं जानते थे कि भारत एक डेवलपमेंट राष्ट्र बने। उन्होंने इसे एक पिछड़ा अविकसित राष्ट्र बनाने में कोई और कसर नहीं छोड़ी, और जो भारत छोड़कर हो गए हैं, तो भारत छोड़कर जाने में एक मॉडर्न इंडिया के बजाय वो एक धूल धूसरित, गिरा हुआ, धूल खाया हुआ, लुहुआ लुहान भारत वो छोड़ के गए थे, जिसको बाद में नेताओं ने, हमारे जो शीर्ष ईमानदार नेता थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।